नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो समस्त हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और नीति निर्धारकों और शिक्षाविदों, बच्चों, उनके पेरेंट्स के लिए शिक्षा के लिहाज से ये सुनना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में अब NEP 2020 लागू है, तो इसके लागू होने के बाद सारे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जो संपूर्ण रूप से इस न्यू शिक्षा पॉलिसी को 2020 को जो है वो लागू ग्रास रूट लेवल पर करेगा। इसमें इस चरण में टीचर्स के कॉम्पिटेंसी लेवल का जो फ्रेमवर्क है उस पर काम हो रहा है। ये काम चंडीगढ़ में इस जो टीचर कॉम्पिटेंसी पैरामीटर्स फ्रेमवर्क है उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षाविद, हिमाचल प्रदेश से जुड़े शिक्षा के प्रबुद्ध जन, हिमाचल प्रदेश का समग्र शिक्षा अभियान के एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश का प्रदेश विश्वविद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अपना एक पूरे भारतवर्ष में न केवल बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक अपना स्थान रखता है, तो वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेशन में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, वो सारे के सारे इस प्रोग्राम में, इस टीचर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है ये तैयार निटर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट चंडीगढ़, तो यहाँ पर ये कॉम्पिटेंसी जो टीचर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है यहाँ पर तैयार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इस नेशनल लेवल की वर्कशॉप में इसका हिस्सा बन पाया हूँ। साथियों, तो जो भी स्कूलों में जो क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी इनिशिएटिव्स हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए जो टीचर्स कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, इसको हम शॉर्ट में TCF भी बोल सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। इसमें टीचर्स की उन कैपेसिटीज़ को भी अंडरलाइन किया जाएगा जो कि स्कूली बच्चों को टोटल क्वालिटी एजुकेशन देने में जो है वो एक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसे जो फाइनल रूप दिया जा रहा है तो वो इस कार्यशाला के माध्यम से इस बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारी जो नेशनल लेवल के स्कॉलर्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। बड़ी सारी पॉलिसीज़ को यहाँ से जो है वो दिशा और दशा उसकी कंसीडर हुई है। तो ये वर्कशॉप 10 अगस्त तक चलेगी और इसका जो आयोजन कर रहा है वो स्टार्स जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो हमारा प्रदेश विश्वविद्यालय का इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ डिपार्टमेंट और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो है वो ये जो पैरामीटर्स जो हैं वो फॉर्म किए जा रहे हैं, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो इसमें हमारे प्रदेश में शिक्षा से जुड़े प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, मुख्य अध्यापक, TGTs हैं, JVT वर्ग हैं, LT, OT हैं, यहाँ से लगभग 20 टीचर आए हैं और
इतने ही करीब जो हैं वो स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो लगभग 50 से 60 लोग जो हैं वो इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। एक बेहतरीन जो काम है इस पर हो रहा है। स्कॉलर्स सुबह जल्दी इस पर काम शुरू कर दे रहे हैं और देर रात तक ये जो फ्रेमवर्क का काम है वो चला हुआ है। तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रदेश के लिए नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन जो है, और इसमें एक अच्छा आने वाले समय में जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो टीचर्स के लिए देखने को मिलेगा। और इन्हें ही सेंटर में रखकर जो है वो मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो है वो उनके पैरामीटर्स को फॉलो करेगा। तो इनमें जो टीचर्स का जो मेन चीज़ें हैं वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो वो पैरामीटर होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, टीचर और बच्चों के रिलेशन के ऊपर जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल डिसाइड होंगे, और जो लेटेस्ट जो टीचिंग सिस्टम है तो उस पर होगा, और आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड जैसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो इसमें जो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो लग रहा है। यहाँ के बड़े सारे जो लोग बड़े प्रोग्राम्स, चाहे वो DP EP को लेकर है, चाहे वो सब शिक्षा अभियान को लेकर है, चाहे वो समग्र शिक्षा है, इसमें जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो टीचर्स ने काम किया है, उन टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बात है, इसकी रिकमेंडेशन को भी थोड़ा बहुत इसमें इनकॉर्पोरेट करनी and many more things as you have mentioned. So now I would like to invite Ms. Ravneet Bains to please grace the occasion and please let us know about the Macmillan and Springer and hence its contribution in education. I still behave like a teacher, so bear with me. It is an honor to be here among very learned professors and all dignitaries. Thank you very much. It's a pleasure, and as Sir said that this is long overdue. We have been looking forward to this, and I'm very, very happy. It's a global education company. It's been in India for 24 offices across the country, and we work in K-12, higher education and vocational. We are very, very glad to be the technical support unit and partners with Samagra Shiksha here and with the STARS project and working closely. The teacher competency framework is very close to us because, a new education policy. So the teacher competency framework is very, very important from that point of view. And as Ramta sir so correctly mentioned that the larger vision is needed. I know that everybody in this room, teachers who are on the field, professors who are very learned, and our young PhD students and researchers, it is an absolute pleasure to be here amongst all of you. And I look forward to working with all of you to make this teacher competency framework an enabling framework. It becomes a framework, a tool that is a launch pad for teachers. Other senior faculty from IIHS and HP University, members from Samagra Shiksha, Macmillan, all the teachers and students. It's a great opportunity that you have come to Chandigarh, the city beautiful, and this institution
It was built in 1967 for the teachers. But at that time, the mandate was given the polytechnic teachers. So we have worked very extensively and intensively for the teachers training from the polytechnic, system management in entrepreneurship development. So some of the research scholars may join here as a research scholar if you and the test has been kept on the 22nd of August. So a new PhD program in interdisciplinary areas is coming up, like rural development is one which is very much interdisciplinary, where we talk about technology, we talk about the various rural technologies, we talk about various management techniques, we talk about various government programs and how we can make a mixed kind of a thing and what we can do in the context of climate change and disaster management. So we have made a mixed kind of a syllabus where interdisciplinary research is likely to be organized. So as a Department of Rural Development, we have been given a mandate to work with a polytechnic. We had 6 polytechnic in Himachal Pradesh like Hamirpur, Sundarnagar or other polytechnic like Una. So all such polytechnics were working in the rural areas. How they were working with us? They were running a scheme called Community Polytechnic Scheme. So they were running a 6 month working farming पे ये हमने सेमिनार रखा था 18 में मार्च में. So that was a wonderful seminar. So we are trying to replicate that model. So ये हमारा mandate है यहाँ पर. अब मेरा जो टीचर्स ट्रेनिंग का जो अनुभव है, कुछ दिन मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट में भी काम किया और भी मैं एक को फैकल्टी हूँ वहाँ पे साथ पे काम कर रहा हूँ. तो मेरा मानना है कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं, they are coming from the rural areas of Himachal Pradesh. They have their own dialect also. So we have to learn their dialects. और मतलब फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हिंदी सब समझते हैं. तो हमने जो अब डिज़ाइन किया है अपनी करिकुलम, अपने सब्जेक्ट जो हमने इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी टीचर्स ने डिज़ाइन किया है, सो वी हैव टू वर्क ऑन सिस्टम अप्रोच. So as per the input we are getting at the primary and secondary level kind of resources we have. Now as a teacher what we need to do? How we need to polish it? So आप एक मशीन मानिए, एक तरफ से आपको इनपुट मिला हुआ है जो रॉ मटेरियल है, आप उसको प्रोसेस करेंगे एज अ टीचर. आप उसको नए आइडियाज देंगे, नई नॉलेज देंगे ताकि वो बच्चा आगे बढ़ता जाए, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो जाए, उसकी लैंग्वेज पर कमांड हो जाए, उसके दूसरे सब्जेक्ट अच्छे हो जाए. सारे टीचर का तो मकसद यही है कि सारे सब्जेक्ट उसके a fair idea from the people why they do not send their children to school, why there is a girls' education is very low and what are the possibilities. So the meetings are organized in different portions and then we came back to Shimla. You wrote the report and presented the report before the World Bank in Ajipal. And after that, these 4 districts were selected by the World Bank for EPP programs. So that is how the story of starting a revolution in education, I must call it. Because these were the districts which were lacking infrastructure, which were lacking school buildings, which were lacking toilets, sanitation, water facilities and everything, And the other thing was schools were at a long distance. So in Chamba, when we talked with parents, why you were sending your children to school, the simple reason was the schools are at a very high distance. And in between we have forest, we have nalas, we have hut, and it's very difficult to send the children there. So that was the fear of most of the parents. So after this DPP program is being launched in these 4 states, the emphasis was on 3 prone emphasis. What was on building infrastructure of school, good infrastructure of the schools. Second was training the teachers who were employed in those schools. Keeping the that was the first come of competency, but earlier the stage was different. We started from scratch, that training the teachers who are working in these districts. So that was the second phase. Lots of training program was organized, and in order to cope with that, the DIET was introduced in all the districts. DIET was the institution which was training people for this DPP training program. And the third was the material, the books, for the children of primary schools. That was formulated, that was constructed, and this is how the 3-pronged strategy was done under DPP. And slowly, then many other programs came after that. This was 1995, then after 2000 the SSN came, and then now we have the STAR projects under the Samarth Shiksha Abhiyan.
But today, if you do the need assessment study of these 4 districts, you find they have picked up. The dropout rates have declined in these districts. The girls' enrollment has increased as good as other districts, and things have changed. So now we cannot say these are the educationally backward districts of Himachal Pradesh. They have come up with this. Of course, certain constraints are there, depending upon the topography and all those things. Snow-bound areas like Pandi and Gulmore, similarly in Lahore Spiti, but still the things are there. Now, Himachal, in the short span, has traveled a long distance with respect to social indicators. And when I talk about social indicators, parents also, I must give the credit to the parents that they were quite anxious to send their children to school. I must say, Himachal is a state now where we have universal education. When you talk about universal elementary education, that concept has already been achieved by Himachal, because every parent is interested in, is very keen to send the children to schools. He understands that. And that way it's a long way. And especially, similarly, the health also, we have achieved many things. That if you see the population of India, India, as you know, since last year is the highest populated country of the world. China has become number 2 and India has become number 1 last year, April 2023. And friends, India is going to occupy this position for years to come. Nobody is going to be second will be China only. India will remain at the top of the highest populated country till 2001. 2000, maybe the next century, 2021 century. But along with this population, the other thing which we are going to have is the population dividend, the demographic dividend. It's very important to talk about this demographic dividend because we are dealing with young minds, we are dealing with students, so that's very important. And India's population by the year 2050 is going to be around 1.7 billion, that is around 171 crores. And already now, the 65% of our population falls below 35 years. 65% of our population constitutes of population below 35 years. So that's the dividend. That's the younger populations. And we have to reap the benefit of this demographic dividend. And after that, the situation will change. This demographic dividend will not always remain with us. This is going to change after 1955-56 because then our population starts graying. Then we start having grey population, elderly population. And the share of elderly population is going to increase from 10% today to 20% after 1955-56. And the grey population brings out to be many other areas. And but by the year 2088, our population is going to stabilize at 180 crores. And then it starts declining. So the declining stage of India's population comes after 2088, where in China it has started since last year. Now the China's population has gone to 130 crores, whereas India's population is 145 crores. So they have already started declining. So the important point is that we have to reap the benefit of this demographic dividend, and the dividend can be enjoyed, the fruits can be enjoyed by education, giving the proper education, skilled education. Answer there many questions. For example, the big scientists which have got Nobel Prize and many other things. If you see their child history, you will find they used to raise very difficult questions in the class which the teacher was unable to reply. There's a history of many of the scientists who have become Nobel Prize winners that they were different children, thinking much ahead. So when they raise certain questions in the class, the teacher used to become uneasy, and sometimes he used to scold them, sometimes he used to say, don't ask these questions, So we want to get rid of these habits, The social characteristics, and I told her that in demography, that is the main focus. We cannot understand demography unless we study the background characteristics of the people, that is their social characteristics. So similarly in teaching, especially at the primary level, a teacher must know the social, cultural values of the area where he is posted. Remember Thomas Alva Edison, when he went to school, one fine day he came home and gave a slip of paper to his mother. So mother glanced through the slip and did not disclose anything.
Also present Himachali cap, Himachali shawl. Please present the flower bouquet. First of all, I express my gratitude to invite me for this particular program where you are talking about holistic education, Samagra Shiksha, and I saw this particular timetable. It was very rich in content. So in 5 days workshop, I'm sure because we are heading towards integration of school and higher education, lot of emphasis is there in NEP 2020, as you know. So how to translate that particular document into real world action? It has to come through you. And here we are in association with the STARS and other organizations where we can contribute. You might have heard from Professor Ewan Roy, who was first time in this institute, that this institute has been established in 1967, and earlier the mandate was to improve the quality of teachers of polytechnics. Later on, we were given the responsibility of AICTE engineering colleges also, right? And now because this is National Institute, earlier its character was regional one. इसका नाम होता था TTTI, Technical Teachers Training Institute. Now it is National Institute of Technical Teachers Training and Research. So what is research? You might be wondering, research क्या करता है? So research इसी तरह का दिया गया mandate कि we should focus upon, we should not allow AI to each domain. मैंने कहा कैसे हम रोक सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल है. हाँ तो हमारे हाथ में कहाँ है? ही सेड कि नहीं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बाद में नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर उसको आप प्रॉपर कंट्रोल ना करो. जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो यू अलाउ एटॉमिक एनर्जी टू एवरीबॉडी टू कैटर विद इट, यू डोंट अलाउ. तो देयर आर सो मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स इट इज नॉट प्रॉपर्ली हैंडल्ड. तो उनका ये व्यू पॉइंट था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. छोटा सा एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा. IIT मद्रास से टॉपर था बंदा, यूएसए गया और इसमें जय चौधरी साहब गए. जय चौधरी साहब को इतना सक्सीड हुए, सस्टेन किए, क्योंकि वो बताते हैं कि मैं अपने पशुओं को चराता था गाँव में, है ना, किताबें पढ़ता था और अच्छा इंटेलिजेंट था. तो आसपास के लोगों ने उनको डायरेक्ट किया, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका एडमिशन हो गया IIT में. तो चेंज इज लाइक जर्नी. तो वहाँ पे लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए तो कई बार वो वृक्ष है वो कमज़ोर रह जाता है. तो वो सुविधाओं में पले हुए बच्चे शायद उतना सस्टेन नहीं कर पाते. दैट फेलो वाज टॉपर, he grew in IT sector, he became again millionaire or billionaire, whatever you can call. And when IT sector was in a very bad shape, तो डिप्रेशन सा हुआ, तो उनका जॉब वॉब चला गया या जो ये नुकसान हो गया काफ़ी. बट स्टिल उनकी अगर हमारी कंपेयर करें तो हमसे बहुत बेटर स्टेटस लगा. बट ये कुड नॉट में लोग कहते हैं राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इस तरह के, उसकी हम लाज रखें और जो वैल्यूज हमें मिली हैं उसको हम परकोलेट करें नीचे तक और एक संपूर्ण इंसान बनाएं, संपूर्ण मनुष्य बनाएं. यही मेरा आपसे निवेदन है और मेरी आशा और अपेक्षा है, विश्वास है ये जो वर्कशॉप है वो आपको समग्र शिक्षा की दिशा में बहुत कुछ देगी और फिर आप इस मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे जाके इसको आगे बढ़ाएंगे और ये परंपरा जारी रहेगी. Since it is the first and inaugural session of the 6 days workshop on National Teachers Competency Framework, which is being organized, I would say, not by 2 or 3, but 5 stakeholders. There are 5 organizations and groups who are involved in this program. First, I would say, the Samagra Shiksha Samiti, which is a body of the government of Himachal Pradesh, which has done a very, very wonderful job by framing a module which is meant for teachers' competency and to excel education and learning in the schools.
this is a document which is being critically evaluated and examined by the scholars, by the teachers, by lecturers, by principals, and all experienced people who are sitting in this conference too. Second one is the university, especially the Institute of Integrated Studies, Himachal Pradesh University. Is applicable to all the teachers who are professional teachers. What is the difference between a teacher and a professional teacher? Anyone of you can test knowledge about the area, is tested about whether he can do the job, skills he has, and he is also tested about professional values and ethics which is required for that. And once he comes to their standard, then he is allowed to teach the classes. So all of you who are there ultimately should become a professional teacher. What are the competencies? Can we identify competencies which are required in a teacher? Teacher or a person who is devoted to the education profession. And you can list 10 or 15 competencies starting with C. Can anybody speak? What are the competencies required in a teacher? Starting with C. Anybody got? Committed. Composer, good. Critical thinking. Yeah, last benches. Creative, very nice. Very good competency or characteristics which he has said, which is very important in present day volatile and uncertain world. That is, a teacher should demonstrate creativity in all the work he is doing. A teacher should have certain competencies or characteristics which are important for him and which he should try to inculcate in himself or develop in himself, so that in the present challenging time or uncertain time, volatile time, he can adapt himself to the changes which are happening. Is it clear? So one of the competencies which he has identified and the coordinator have identified is the curriculum. Curriculum. Have you heard the word curriculum? And ज्ञान दें जिससे कि उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आए, उसको ऐसा ज्ञान मिले, वो न ज्ञान उस समय के लिए ही प्रयोग में ला सके, सारी जिंदगी उसको प्रयोग में लाए, और जब भी वो प्रयोग में लाए वो आपको याद करे या सीख सकेंगे। आजकल आप बच्चों को इंडिपेंडेंट स्टडी की प्रैक्टिस दिलवाइए, नई नई चीज़ें सोचने और ढूंढने की प्रैक्टिस कराइए, जिससे कि वो आने वाले समय के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ऑब्सोलेंस ऑफ नॉलेज इज वेरी क्विक। ऑब्सोलेंस ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? तो भी लास्ट आप बताएं। ऑब्सोलेंस ऑफ नॉलेज जो सब्जेक्ट में जो हम पढ़ा रहे हैं वो है फॉर अचीविंग ए प्लेटो। पंखा है, पंखा है, हवा चाहिए, प्रॉपर हवा चाहिए, ऊपर भी हवा चाहिए, नीचे हवा चाहिए, कम बिजली खर्च करे, ज्यादा हवा दे, ज्यादा एरिया में हवा दे, ये हमारे पंखे का उद्देश्य है। कॉलेज में कहीं भी फील्ड में उसको समझे कि ये सिस्टम क्या है, जिससे पता लगे कि अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा है, बीमार है, तो देखें कि मेरा लिवर सिस्टम में प्रॉब्लम है, किडनी सिस्टम में प्रॉब्लम है, हार्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है, या किस में प्रॉब्लम है।
स्पीड पोस्ट करानी ना, क्या करना कोई और नंगर ते हो जाता, सब कुछ हो जाता। मैं तो बस बैठ गया था, भाभी का फोन आया जाता डैडी हूँ निकल गए समान मेरे घर। जे तो चंडीगढ़ से कराना था मैं कल मंगा लेंदा है, मासी मुंडे ने आना ही है छोटे ने, मुझे तो करा मैं चंडीगढ़ से। ठीक कोई नहीं, मिनट के बाद बस ऐसे पकड़े छोड़ना। देखो गेट बंद है ना, और मैं बोल रहा कि यहीं से जाओ। तो नारायण भाई के साथ अब हाँ ये देखो नारायण मैप बता रहा है और गेट बंद। नहीं गेट खुला है, आज तो करते हैं आप हद से भी ऊपर की बात। नहीं गाड़ी लेके आते तो कैसे आते बोला? 10 मिनट। हाँ ये मैं पुरोहित सर को बोलूँगा कि पुरोहित सर जो है ना वो बोलते थे ऐसा कि हमें मैप जो है और एक्सपीरियंस है वो कहाँ ले जाते हैं, और रियली ये मैप हमें ले आया। हिमाचल प्रदेश के जाने माने जो शिक्षाविद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार विजेता अध्यापक युद्धवीर सिंह जो चंबा से हैं, वे भी इन कॉम्पिटेंसी जो टीचर्स के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उधर जो शिक्षाविद हमारे नारायण जी हैं चंबा से, टीजीटी हैं और पहले बीआरसी ग्रुप में काम किया है। तो इस तरह के बहुत समस्त लोग जो हैं वो यहाँ पर अपना योगदान जो है वो उन्हें निर्माण करने में दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका वेट एंड वॉच करते हैं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आने वाले समय में हमारे बीच होगा ये, और ये किस तरह से टीचर्स को एक अपना जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, उनको डिसाइड करने में हेल्प करेगा, और जो हमारी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको वो उन्हें मॉनिटर किस तरह से करेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखी परखी जा रही हैं, और ज़मीनी स्तर पर जो एक्सपीरियंस है उसको भी इसके साथ मिलाया जा रहा है। स्कॉलर्स जो पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ पर आए हैं वे इसमें पूरा इनपुट जो है जो वो इसमें दे रहे हैं। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट कुल मिलाकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रदेश सरकार का जो इनिशिएटिव है, इतना बढ़िया इनिशिएटिव है, और इस डॉक्यूमेंट को ना केवल इसको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बल्कि फील्ड से जुड़े हुए टीचर्स को बुलाकर इसमें जो इनपुट देकर इसे व्यवहारिक बनाना है। और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का ये कदम इस तरह का डॉक्यूमेंट्स को इस तरह के माध्यम से शिक्षा में क्वालिटी के को इंश्योर करने के जो एक वचनबद्धता है वो देखी जा सकती है। तो हमारा शिक्षा विभाग, मुझे गर्व है कि हम उस शिक्षा विभाग में काम करते हैं जो प्रैक्टिकल, जिसमें यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हर पॉलिसी को, हर डॉक्यूमेंट को और हर तरह के प्लान को एक अंजाम देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ क्योंकि इतना सारा जो है वो वीडियो के माध्यम से समाहित करना मुश्किल था, लेकिन कुछ एक चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है वो आपके समक्ष यहाँ पर रखा गया है। तो उम्मीद है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये वीडियो बहुत लाभप्रद साबित होगा। तो कृपया देखते रहिए, बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपकी जो भी
राय होगी, आपका जो भी कमेंट होगा वो जरूर आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली आप लिखें, एलेबोरेट करके लिखें। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको आप लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज के ऊपर, आपके कमेंट्स को लेकर, आपके जो भी जिज्ञासा होगी उसको लेकर हम जो है वो आगे और भी इसके बेहतरीन अल्टरनेट निकालने में जो है वो साथ दें। तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब बेटी को मैंने बोला भाई सोचो, वरना यहाँ पे गौशाला के लोग भी हैं, उनको भी पता चले कि what kind of cultural values I have and what kind of diversity I enjoy at my place of residence as well as at the place of my foreign residence. If I try to understand as a teacher, only then I will be able to deliver my knowledge to my students. और ऊपर लाहौल स्पीति की लैंग्वेज, would you be able to deliver? Would you be able to deliver? No, you cannot. और वही अगर आप डोगरी एरिया यहाँ पे पंजाबी में आ जाओ, would you be able to deliver? No. I have made my base that diversity and complexity in the classroom is always there. Is always there. And you have to manage them well. And if you are not able to manage them, you are a total failure. एक और बात पूछता हूँ आपसे, मैंने हमने एक रिसर्च की, representative of a mixture of cultures and experiences. मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। पेपर मिला मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एमडीएस का पेपर था, जिंदगी में नहीं पढ़ा, पेपर दे दिया क्योंकि आप सबसे बाद में आए हो। सीनियर लोग बोले भी भाई कैन नॉट चेंज, कैन आई चेंज माय जेंडर? नो सर, नो। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ, खड़ी हो, अरे भाई nothing to laugh. Let her explain what does she say. Yes. What does she say? Let us listen. बेटा हमेशा जब भी जवाब दो, एक्सेप्शंस बीच में रख के दो। What background, geographical location, marital status, military experience, religious beliefs, education, parental status, income। अभी ये मेरे को वक्त बताना कि सारी एजुकेशन तो बढ़ भी सकती है, लेकिन जिस वक्त मैंने पूछा उस वक्त तो वही था। अब आपको ट्रीटमेंट कैसे दें, कैसे दो? मेरी क्लास में बिकॉज वी आर टॉकिंग, एक वो भी आ रहा है जिसके पास 350 एकड़ की जमीन है, 300 एकड़ की जमीन है, और वो मेबैक गाड़ी लेके आ रहा है। जब हम डिस्करेज करते हैं यार मेबैक मत लेके आया करो, 5 करोड़ की गाड़ी है। और एक एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज थ्रू क्रैमिंग नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ ही डेवलप्ड हिमसेल्फ। रिसोर्स पर्सन के तौर पे आपने तो बहुत कुछ उसको दिया, कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। लेकिन पीपल बैठी आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देयर इज हाउ फर्टाइल हिज माइंड इज, एक डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन ये है कि साले के जाते ही समझ पाया बंदे के भी ऐसी शरारत कैसे करती है। यू हैव दैट इज अनदर डायमेंशन यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड। ये भी होता है, पता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, ऐसे आ रहा हूँ तो जब मैं क्लास में आऊँगा तो पहले तो यही लगेगा साला मिलिट्री से हुई। आपको भी ऐसे लगा था, नहीं लगा था सर, लगा था। फिर मेरी कुछ नहीं, अगर उनके रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम डिसेंट कपड़े जाओ, ये नहीं कि आप अपने बॉडी को एक्सपोज करते रहो। इस बार हुआ, और जो लोगों का लोकल कम्युनिटी का एंग्विश था वो बाहर आ रहा हूं। मैं हो जाता हूँ भाई, मैं बैठ जाता हूँ आपके सामने। कर लेना ना, ये करेंगे, डोंट वरी। क्योंकि मैडम जी को तो ऐसा करो, ऐसा करो, ये लो।
अद्भुत चीज है। तो इसलिए आज हम ट्राइबल एरिया छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बता रहे हैं कि जब बच्चों अंदर जा रहा है तो उसकी पीठ खड़ी होती है। ओके ओके, टू कट शॉर्ट दिस एक्सरसाइज हो गया था। आपने एंग्जाइटी भी दूर कर दी, बता भी दिया, सेक्शन भी बता दिया, लेकिन कुछ भी आ सकता है उसमें कुछ भी नहीं बताया, सारा अनसर्टेनिटी भी कर दिया। फिर पढ़ो बैठ मल्टीपल चॉइस, मैचिंग शॉर्ट आंसर एंड ऐसे टेस्ट, रीडिंग प्रैक्टिसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हायर एजुकेशन में नाउ वी आर गोइंग फॉर कोर्स आउटकम्स, program outcomes, what you call COs and POs, and then PSOs, program specific outcome, और उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपने जो कोर्स आउटकम्स बनाए, जो प्रोग्राम आउटकम्स बनाए, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, उसका अचीवमेंट कितना है, दैट इज नाउ कमिंग अप विद दीस क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। फिनिशिंग अप, बिकॉज आपने पूरा सेमेस्टर का कोर्स क्लासरूम मैनेजमेंट में एक पट्टा डाल के चल रहा है और उस पट्टे पे प्लेकार्ड पे लिखा है आई एम इम्पोर्टेंट। मान के अब मैंने रेजिलियंस देखी, आपके क्या लेकर के जा रहा हूँ। ये जो वर्कशॉप होगी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में बात करूंगा, बहुत सिंपल वे में। आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट बेस है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए जो एनसीटी ने तैयार किया हुआ है। वो जो डॉक्यूमेंट है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वो गाइडलाइंस है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बनेगा जो उस रिकमेंडेशन को ग्राउंड रियलिटी पे टच करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स क्लियर। अब बात ये आती है कि इस डॉक्यूमेंट की रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसको क्रिटिक करना है। उसमें जो इनपुट्स अगर आप कोई दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाइवर्स ग्रुप है, कैसे मैनिफेस्ट होती है, ये भी है।